Welcome to Sweven Learners. My name is Gufrana Asmat and today is 3rd January. So a very happy new year to all of you. 1st January and 2nd January का न्यूज़पेपर एनालिसिस हमने अपलोड नहीं किया था बिकॉज वी वेर अवेयर कि लोग पढ़ने के मूड में नहीं होते हैं उस वक्त एंड ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं, तो हमने वो मेजर न्यूज़ जो था जो 1st एंड 2nd जैन वाला था वी ट्राई टू फिट इन 3rd जैन वाला न्यूज़ ऑल्सो एंड उतना ज़्यादा बड़े बड़े न्यूज़ नहीं है. मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इफ़ यू हैव कवर्ड योर सिलेबस वंस यू माइट बी अवेयर, तो हमारा रिविजन हो जाएगा. हमारा टॉपिक्स बहुत सिंपल इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चकमाज, होजोंग्स, भीमा कोरेगांव एंड देन डोमेस्टिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स जो है आपका इंश्योरर्स है उसके बारे में हम देखेंगे. तो स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में. बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सबसे पहले ज्योग्राफी का सेक्शन से पहला न्यूज़ देखते हैं. ये न्यूज़ वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड से रिलेटेड है. इसका नाम है चिसुमले देमचौक. चिसुमले देमचौक जो है इसकी लोकेशन आपकी लद्दाख में आती है. ठीक है, ये आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड हो गया है. ये रोड व्हेन इट क्रॉसेस द उमलिंग पास जो आपका लद्दाख एरिया में हो गया इज नाउ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड. अब थोड़ा सा इस रोड के बारे में देखते हैं किसने इसको बिल्ड किया है. ठीक है, तो ये इस पास से जो रोड को बिल्ड करने का प्रोजेक्ट था ना, दैट वाज अ पार्ट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ का प्रोजेक्ट है हिमांक. तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्रोजेक्ट हिमांक किस चीज़ से रिलेटेड है, हिमालयस को कंजर्व करने से, हिमालय में कोई स्पीशीज को कंजर्व करने से, नो, वो रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है. एंड दिस हैड बीन कंप्लीटेड इन 2017 आफ्टर विच व्हीकल्स हैव स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द रूट. जाना स्टार्ट हो गया. साउथ लद्दाख में होता है उमलिंगला पास. आप ध्यान देंगे इस चीज़ को कि इसका लोकेशन क्या है. इसकी हाइट 19,000 फीट है. ठीक है, और इसका जो पास का ना इसका हाइट जो है इसको इनफैक्ट गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मेंशन कर दिया गया. 52 किलोमीटर ब्लैक टॉप टर्मैक रोड फ्रॉम चिलसुमले टू डेमचौक. ठीक है, तो ये आपका हाईएस्ट मोटरेबल रोड हो गया. ये दिस रोड वॉज बिल्ड अंडर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कंडीशन क्योंकि इसकी इस रीजन में ना टेम्परेचर बहुत नीचे चली जाती है, -40 डिग्री सेल्सियस. ऑक्सीजन लेवल भी बहुत नीचे चला जाता है. तो उन कंडीशंस में इसको रोड को बिल्ड करना वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, बट नाउ इट इज डन. ठीक है, अभी टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, द रोड इज हायर देन बोथ द बेस कैंप्स फॉर द जब हम माउंट एवरेस्ट को जाते हैं ना, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन, तो इसका जो बेस कैंप है ना उससे भी ऊंचा ये आपका रोड है. साउथ बेस कैंप जो नेपाल है उसकी हाइट कुछ 70,000 फीट के आसपास आती है और नॉर्थ बेस कैंप तिब्बत में 16,000 फीट के आसपास आती है. ठीक है, कुछ टाइम तक पहले तक खारदुंगला का नाम आपने सुना होगा, ये भी लद्दाख में है. दिस वॉज एट वंस द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड, जो कि अभी 17,582 फीट के ऊपर है. लेकिन अभी जो हमारा लेटेस्ट वाला चिसुमले देमचौक है ये हमारा 19,000 फीट है. मतलब ये सबसे हाईएस्ट हो गया बाय पासिंग द खारदुंगला. एंड इनफैक्ट कुछ जो बेस कैंप होते हैं जो हाईएस्ट माउंटेन के उससे भी ऊपर ये रोड हो गया. तो आपको चिसुमले देमचौक का नाम ध्यान देना है. नेक्स्ट न्यूज़ हम इकोनॉमिक के सेक्शन में जाते हैं. यहाँ पे ये जो न्यूज़ है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है. ठीक है, अभी देखो कुछ स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन होने वाले हैं इसीलिए जो आपका सेल होगा ना इलेक्टोरल बॉन्ड का वो कमेंस होने वाला है कुछ स्टेट्स में. तो हम देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कैसे नोटिफाई होता है, इसका नेचर, एलिजिबिलिटी, लाइफ स्पैन या फिर कितने टाइम के अंदर इसको परचेज कर सकते हैं, ये सारा चीज़. ठीक है, तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ना ये एक ब्यूरर इंस्ट्रूमेंट है. इसका नेचर क्या है, एज अ प्रोमिसरी नोट. ठीक है, ये इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है. इसकी एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया और अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड ऑन इंडिया. KYC नॉर्म्स फुलफिल होना चाहिए. ठीक है, बाय मेकिंग पेमेंट फ्रॉम ए बैंक अकाउंट. अब लाइफ स्पैन क्या, इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 15 दिन की होती है. इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, डोनेशन के लिए. और डोनेशन सिर्फ ओनली टू द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर आपका 29A ऑफ RPA 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 29A में जो पार्टी आपकी रजिस्टर्ड है बस उसको डोनेशन देने के लिए. और इसकी टाइम स्पैन होती है 15 डेज परचेज मतलब. ठीक है,
ये आपका क्या होता है ना कि इन जनवरी के मंथ में, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, ठीक है, इस मंथ में गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। उसके बाद ये 10 दिन तक अवेलेबल होता है परचेज करने के लिए। तो मतलब देखो 4 मंथ्स का गैप हो रहा है आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और ये जो है ना ये टेनेटिव है, दिस गेट्स चेंज ऑल्सो। तो इस तरीके से ये नोटिफाई होता है। उसके बाद जो लोग हैं वो बैंक से ये चीज़ को परचेज करते हैं एंड ले जाके पॉलिटिकल पार्टीज़ को देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो इसको परचेज ना बस मल्टीपल्स में कर सकते हैं, और मल्टीपल्स किसका, 1000 का, 10,000 का, मतलब इंटू 10 आपका ये इसकी वैल्यू देखो, 1000, 10,000, तो इंटू 10 वाली वैल्यू ही इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अवेलेबल फ्रॉम स्पेसिफाइड ब्रांचेस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो नॉट एनी अदर बैंक बट एसबीआई, उसमें भी एसबीआई का जो स्पेसिफाइड ब्रांचेस है ना वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल होता है। तो थोड़ा आपको इलेक्टोरल बॉन्ड समझ में आ गया। 10 डेज एंड 15 डेज समझना। 15 डेज किस लिए है, इसकी शेल्फ लाइफ होती है, और 10 डेज किस लिए होती है, पीरियड ऑफ परचेज होती है। और ये कब नोटिफाई होता है, गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, और नोटिफाई करने के बाद 10 दिन के अंदर ये चीज़ खरीदना होता है। चलो नेक्स्ट हम अब जो न्यूज़ है हमारा वो सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स के बारे में है। DSIIS जिसको बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड न्यू इंडिया। इन तीनों को आइडेंटिफाई किया है इन 2021 और 2022 एज DSIIS, मतलब सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स, ठीक है, सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स, ठीक है, डी इंश्योरर्स। देखो अब ये क्या होता है, आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा होगा ना DSIBs के बारे में, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, मतलब कौन सी बैंक, 3 बैंक का नाम हमने पढ़ा था, SBI, ICICI और HDFC, बिकॉज दीज बैंक्स आर कंसिडर्ड टू बिग ना टू फॉल, कि अगर ये बैंक फॉल करती है ना तो हमारी इकोनॉमी में बहुत लार्ज इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का। तो इसको RBI ने क्या नोटिफाई किया था, DSIB, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। उसी तरीके से आपकी जो IRDI है, इस ये जो आपकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने आपका नोटिफाई किया है किस चीज़ को, DSIIS को, मतलब डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स। 3 नाम है, लाइफ इंश्योरेंस, GIC जनरल इंश्योरेंस एंड न्यू इंडिया। तो ये आप न्यू इंडिया, GIC एंड LIC को ध्यान देंगे। अब DSIIS मतलब इसको नोटिफाई किया जाता है एनुअल बेसिस में। कौन नोटिफाई करता है, IRDI, ठीक है। अब ये रेफर करता है इंश्योरर्स को उस साइज का और उस मार्केट इम्पॉर्टेंट, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इंटरकनेक्शन के लिए, जिसकी डिस्ट्रेस और फेलियर ना सेम जैसे इन बैंक्स की डिस्ट्रेस और फेलियर हमारे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी ना, उसी तरह आपका इन इंश्योरर्स की भी डिस्ट्रेस या फिर फेलियर ना सिग्निफिकेंट डिसलोकेशन इन द डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, तो ये चीज़ को आपका इफेक्ट कर सकती है। इसको भी ऐसे ही परसीव किया जाता है, टू बिग और टू इम्पॉर्टेंट टू फॉल, ठीक है। ये इनकी फंक्शन बहुत क्रिटिकल है इन द अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। अब पैरामीटर्स क्या है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने का, तो कुछ तो सोच करके LIC, GIC एंड न्यू इंडिया इनको आइडेंटिफाई किया होगा ना। अब देखो इसका पैरामीटर्स क्या है, साइज ऑफ ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब बहुत ज़्यादा इनका असेट है, ठीक है, प्रीमियम अंडर रिटर्न, असेट वैल्यू, ये सब जो है बहुत ज़्यादा है, ग्लोबल एक्टिविटीज़ अक्रॉस मोर देन 1 जुरिस्डिक्शन, तो ये कुछ पैरामीटर है। अब इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, इसीलिए ये 3 जो है दीज आर सब्जेक्टेड टू एडिशनल रेगुलेटरी मेजर्स, क्योंकि देखो इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये फेल होती है तो सिस्टमैटिक रिस्क बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को पड़ेगा। तो इसलिए आप ये 3 नाम को ध्यान देंगे। आई होप सो थोड़ा सा चीज़ें आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम इंटरनेशनल रिलेशन के सेक्शन में चलते हैं। हमारा न्यूज़ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP से रिलेटेड है। RCEP विल कम इनटू इफेक्ट। RCEP के बारे में आप कितने टाइम से RCEP सुन रहे, अब नाउ फाइनली इट इज गोइंग टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 2022 विच हैज ऑलरेडी हैपेंड। मैंने बोला था ना कि हमने फर्स्ट सेकेंड का न्यूज़
कवर नहीं किया था तो कुछ न्यूज़ इसमें डाला है। तो देखो 1 जनवरी 2022 से RCEP इफेक्ट में आ गया है और इसका फॉर्मेशन इस चीज़ को क्या बनाएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम, है ना। RCEP को यही तो एक चीज़ मतलब यूनिक बना रहा है ना कि फ्री ट्रेड जोन कितना बड़ा हो रहा है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हो रहा है। अब आप लोग बताओ, इज इंडिया पार्ट ऑफ RCEP? नो, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ RCEP। और ये बहुत ज़्यादा हमने लास्ट ईयर इन सब चीज़ों को पढ़ा है, डिस्कस किया है, तो आपको ये चीज़ पता होगी। अब देखो RCEP जो है ना, ये ट्रेड डील है किन लोगों के बीच में, बिटवीन 10 मेंबर एसोसिएशन ऑफ आसियान, आसियान के 10 कंट्री, टोटल 10 कंट्री ऑफ आसियान, एंड कौन सा कंट्री, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, तो आप कैसे याद करोगे, देखो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो साथ में आपका लोकेशन हो जाएगा, तो आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को याद कर लोगे। जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना, देखो ये भी पास पास में होता है, ये आपका चाइना हो गया, जापान हो गया एंड साउथ कोरिया हो गया, तो ये +5 में आपके आएंगे। और 10 कौन सा मेंबर, आसियान। तो आसियान आई होप से आप लोग अवेयर ही होंगे, आसियान में क्या होगा, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनी, कंबोडिया, फिलीपींस एंड वियतनाम। तो इतने टोटल 15 कंट्रीज को कवर करके ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन बनने वाला है। इसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा, कहाँ पे, इमर्जिंग इकोनॉमीज में, ठीक है, ताकि वो इकोनॉमीज किससे कैच कर सके, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये रिड्यूस करेगा कॉस्ट एंड टाइम ऑफ द कंपनीज बाय allowing them to export a product anywhere within the block without meeting separate requirements for each country। देखो क्या होता है ना कि एक कंट्री A है, एक कंट्री B है, एक कंट्री C है, तो यहाँ से अगर कुछ एक यहाँ ट्रेड हो रहा है A to B, इसके कुछ अलग गाइडलाइंस होंगे, B से C हो रहा है तो इसके कुछ अलग गाइडलाइंस होंगे। अब क्या हो रहा है, देखो इन 15 कंट्रीज का जो है क्या है, सबका रिक्वायरमेंट सेम कर दिया है, सेपरेट रिक्वायरमेंट्स को हटा दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ कॉस्ट और टाइम जो कंपनीज को लगता था ना एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के, वो चीज़ इस पूरे ब्लॉक में आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी टच करेगा, बट विल नॉट कवर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड लेबर राइट। और इंडिया चाहता था कि हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को भी कवर करके चले, लेकिन RCEP कवर नहीं करेगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड लेबर राइट को। वन ऑफ द रीज़न ये भी था कि इंडिया इस चीज़ के अगेंस्ट था, वन ऑफ द रीज़न ये था, इंडिया हैड मेनी अदर रीजंस ऑल्सो। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होगा, देखो मैंने बोला कि ये लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम, मतलब देखो जो वर्ल्ड का GDP है ना उसका 30% इसको ये कवर करेगा, दैट इज वर्थ 26.2 ट्रिलियन। ठीक है, नियरली अ थर्ड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड सम 2.2 बिलियन पीपल। RCEP के अंदर 90% ऑफ द ट्रेड टैरिफ विद इन द ब्लॉक विल इवेंचुअली बी एलिमिनेटेड, मतलब ट्रेड आपका जो टैरिफ्स है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या होगा, दूसरी जो कंट्रीज है RCEP में, जैसे म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये लोग कुछ बैरियर नहीं कर सकते एक दूसरे कंट्री से। ये जो RCEP के अंदर वाली कंट्रीज है वहां से अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो इसमें वो लोग कोई भी टैरिफ लगा करके बैरियर नहीं कर सकते, 90% एलिमिनेट हो जाएगा। कॉमन रूल्स लगेंगे ट्रेड के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, ई-कॉमर्स के लिए एंड कंपटीशन के लिए। तो RCEP एक इम्पॉर्टेंट आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो मेंबर कंट्रीज आप याद रखेंगे, आप ये भी ध्यान देंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को टच करता है, और आप ये भी ध्यान देंगे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को नहीं करता है। और इंडिया इसका मेंबर है? जी नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन हम इंडियन पॉलिटी में चलते हैं। इंडियन पॉलिटी का ओके ये जो हमारा न्यूज़ है ये चकमाज एंड हेजोंग्स के बारे में है। ठीक है, तो चकमाज एंड हेजोंग्स कौन है, ये इसको देखने से पहले देखो, चकमास एंड हेजोंग्स जो है ना, ये मैं आपको बता ही देती हूँ, ये कुछ एथनिक पीपल है जो चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स होते हैं ना, जो पहले तो वो इंडिया का पार्ट था चित्तगोंग, अभी वो बांग्लादेश में जाता है, बांग्लादेश में। तो आपने चित्तगोंग आर्मरी रेड पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, सूर्य सेन के बारे में पढ़ा होगा। तो वही उसी चित्तगोंग एरिया में ना कुछ एथनिक लोग रहते हैं जिनको आपका चकमास एंड हेजोंग्स बोलते हैं। अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान देना, चकमास जो है ना वो बुद्धिस्ट पीपल होते हैं, और हेजोंग्स जो होते हैं वो हिंदू पीपल होते हैं। HH याद रख लेना, हेजोंग्स हिंदू एंड चकमास बुद्धिस्ट पीपल। दीज पीपल ना दे फ्लेड ईस्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि देखो 1971 के बाद पाकिस्तान आपका बांग्लादेश बना ना, ईस्ट पाकिस्तान आपका बांग्लादेश बना। उससे पहले तो पाकिस्तान वाज इनटू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, एक वेस्ट पाकिस्तान होता था, एक ईस्ट पाकिस्तान होता था। अगर ये हमारा
इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, तो ये बांग्लादेश वाला जो पोर्शन था इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, लेकिन बाद में ना ये 1971 में अंडर द रेजिम ऑफ इंदिरा गांधी दिस ईस्ट पाकिस्तान बिकेम व्हाट, बांग्लादेश, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एस्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान 1964-1965 के बारे में बोल रहा है। तो ये दे फ्लेड, ओके, सिंस दे लॉस्ट देयर लैंड टू कप्ताई डैम ऑन दी कर्नाफुली रिवर एंड फेस रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ था, और इवेंचुअली दे सॉर्टेड असाइलम इन इंडिया। तो ये लोग मूव करके वहां से दे फ्लेड एंड केम टू दिस प्लेस, ठीक है। इसीलिए अब एक कमेटी बनी है फॉर सिटीजनशिप ऑफ द राइट्स ऑफ चकमाज एंड हजोंग्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और उस कमेटी ने स्टेट किया है दैट दे विल नॉट कोऑपरेट विथ एनी सेंसस बीइंग टेकन ऑन देम, बिकॉज ओरिजिनली ऐसा माना जाता है कि चकमाज एंड हजोंग्स इनकी हम ये जो कंट्री इंडिया है इनकी नहीं है, बिकॉज दे फ्लेड फ्रॉम दैट पार्ट ना एंड केम इनटू दिस पार्ट, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा था उस वक्त। 1971 से पहले इंडिया बहुत ये क्राइसिस को फेस कर रहा था ना, पीपल फ्रॉम इन एंड अराउंड ईस्ट पाकिस्तान वो माइग्रेट होकर के इंडिया में आ रहे थे। तो इसीलिए वो अब जो लोग आ चुके हैं ना, तो एक कमेटी है जो सिटीजनशिप राइट्स है चकमाज एंड हजोंग्स का, हैज स्टेटेड दैट दे विल नॉट कोऑपरेट विद एनी सेंसस बीइंग टेकन ऑन देम। तो ये न्यूज़ थी, तो क्रक्स आपको न्यूज़ का मिल गया होगा, ओके। अब हमने सेंसस के बारे में बोला, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या था, दे विल नॉट कोऑपरेट विथ एनी सेंसस। तो हम थोड़ा देखेंगे सेंसस क्या होता है, एनपीआर क्या होता है। ये भी न्यूज़ हमारा पिछले 1-2 ईयर्स से रेगुलर ये न्यूज़ में है कि एनपीआर डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, सेंसस क्या होता है। तो अब देखो न्यूज़ यही था, सेंसस फर्स्ट फेज एनपीआर डेटा कलेक्शन डेफर्ड टिल सितंबर। एनपीआर क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो आपका डेटाबेस है। वो किस चीज़ को कंटेन करेगा, यूजुअल रेसिडेंट्स, जो यूजुअल रेसिडेंट्स है ना अपने कंट्री के, उसको वो लिस्ट करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव यही है ना कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस क्रिएट करे उन लोगों के बारे में जो पीपल दे आर रिसाइडिंग इन द कंट्री, ठीक है। सिटीजन हो या ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एनपीआर में आप ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूजुअल रेसिडेंट। तो आप ये चीज़ को ध्यान देंगे। यूजुअल रेसिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ एनपीआर कौन होता है, वो इंसान जो दैट पर्सन हैज रिसाइडेड इन दैट प्लेस फॉर 6 मंथ्स या फिर उससे ज्यादा, या फिर दैट पर्सन इंटेंड्स टू रिसाइड देयर फॉर अनदर 6 मंथ्स और मोर। तो ये आपका यूजुअल रेसिडेंट्स का डेफिनेशन होता है। देखो एनपीआर को पहली बार जो कलेक्ट किया गया था ना दोस्तों, वो 2010 में कलेक्ट किया गया था, एंड देन इट वाज अपडेटेड इन 2015। इट इज जनरेटेड थ्रू हाउस टू हाउस इनोमरेशन ड्यूरिंग द हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ सेंसस। जब सेंसस होता है ना उसी के साथ जब आपका हाउस टू हाउस इनोमरेशन होता है ना, तो एनपीआर के डेटा को भी कलेक्ट कर दिया जाता है, विच इज हेल्ड वंस इन 10 ईयर्स। मतलब सेंसस आपका 10 ईयर्स में होता है, ठीक है। लास्ट सेंसस कब हुआ था हमारा, 2011 में, और नेक्स्ट शेड्यूल कब था, 2021 के लिए, बट बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर XYZ फैक्टर्स इट गॉट डिफर्ड, नाउ मे बी 2022। बट सेंसस आपका ड्यूरेशन कितना होता है, 10 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। लेकिन एनपीआर आपका कब से स्टार्ट हुआ, द फर्स्ट एनपीआर वॉज कलेक्टेड इन 2010 and second in 2015। एनपीआर और सेंसस की ऑब्जेक्टिव क्या है, लीगल बेसिस क्या है, ठीक है। और एक टर्मिनोलॉजी जो आपने 2019 के आसपास सुना होगा, एनआरसी, जिसके बारे में बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा था। तो आई होप यू माइट बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ रिव्यू ताकि आपका ये मेमोरी में फ्रेश हो जाए, ठीक है। अब सेंसस की ऑब्जेक्टिव क्या होती है ना, सेंसस में एक डिटेल्ड क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जाता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके फिल किए जाते हैं। 29 आइटम्स ऐसे जनरली बोलते हैं टू बी फिल्ड। अप टू 2011 वाला जो सेंसस हुआ था, जिसमें आपकी सेक्स, एज, मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रन, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, मदर टंग, रिलीजन, इनफैक्ट देखो रिलीजन भी ले रहा है, डिसेबिलिटी, वेयर दे बिलोंग टू एनी स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब, ये सारा जो होता है ना बहुत डिटेल्ड क्वेश्चनर लेकर के आपका सेंसस प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन एनपीआर में क्या होता है दोस्तों, बस बेसिक डेमोग्राफिक डेटा लिया जाता है और बायोमेट्रिक पर्टिकुलर्स, आपका हैंड स्कैन, ये सारा चीज़ें आपका लिया जाएगा। बायोमेट्रिक पर्टिकुलर्स मतलब नॉर्मल डेटा लिया जाता है आपका एनपीआर में। लीगल बेसिस क्या है,
सेंसस को लिया जाता है सेंसस एक्ट 1948 के बारे में। लेकिन एनपीआर जो है इसकी मैकेनिज्म और रूल्स कहाँ पे आपकी आउटलाइन की गई है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इन दोनों की लीगल बेसिस जो है सेंसस एक्ट 1948 एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955, आपको इन दोनों चीज़ों पे भी ध्यान देना है कि लीगल बेसिस क्या है। अब एनपीआर और एनआरसी के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। देखो, सिटीजनशिप रूल्स जो फ्रेम्ड हुआ था ना 2003 में, ठीक है, उसमें अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स कंपाइलेशन ऑफ नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ इंडियन सिटीजन्स, या फिर एनआरसी उसको बोलते हैं। मतलब जो एनआरसी है ना, इसी के पर्पस को फुलफिल करने का जो फर्स्ट स्टेप है ना, उसको एनपीआर बोलते हैं। ठीक है, सेक्शन 14A वाज इंसर्टेड सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 2004 में इसको अमेंड करके। ठीक है, इसमें क्या किया था, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड टू हिम और हर। मतलब इशू मतलब उनको इशू करना है इस चीज को। इट इज सेट द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेंटेन आ नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ इंडियन सिटीजन। अब जो रजिस्ट्रार जनरल है इंडिया का, ही शैल एक्ट एज अ नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। रजिस्ट्रार जनरल आपका नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जैसा काम करेगा एंड विल फंक्शन एज अ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रार जनरल इज द कंट्रीज सेंसस कमिश्नर। मतलब ये कंट्री के सेंसस कमिश्नर भी है। जब लिस्ट क्रिएट हो जाएगा, नेशन वाइड एनआरसी होगा और उन सिटीजन्स को वो उन लिस्ट से वेरीफाई करेंगे। जैसे कि आपका एक जगह पे एनआरसी कंप्लीट हो चुका है, वो आपका आसाम का हो चुका है। तो एनआरसी और एनपीआर में यही डिफरेंस है कि एनपीआर जो है आपका वो फर्स्ट स्टेप्स है टुवर्ड्स एनआरसी। मतलब इस डेटा को हम यूज करके एनआरसी तक पहुंचेंगे। और एनआरसी हमारा कहाँ हो चुका है, एनआरसी हमारा आसाम में कंडक्ट हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज हमारा हेट स्पीच से रिलेटेड है। देखो, हेट स्पीच क्या होता है। हेट स्पीच की कोई भी लीगल डेफिनेशन नहीं है। हेट स्पीच मतलब क्या, this is considered as a limitation the free speech that seeks to prevent a bad speech that exposes a person or a group or a section or a society to hate, violence, ridicule or indignity। कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसी बात जो आपका सोसाइटी में हेटनेस को प्रमोट करे, तो उसको हेट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, और प्रोविजन इन लॉ क्रिमिनलाइजेस स्पीचेस, राइटिंग्स, एक्शंस, ठीक है, साइंस, रिप्रेजेंटेशन किसी भी फॉर्मेट में है एज हेट स्पीच। ठीक है, अब देखो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि रिसेंट में क्या हुआ, एक रिलीजियस कॉन्क्लेव हुआ था हरिद्वार में। वहां पे कुछ इन्फ्लेमेटरी और प्रोएक्टिव स्पीच दी गई बाय दी प्रोपोनेंट्स ऑफ हिंदुत्व। ठीक है, और ये जो लोग हैं दे आर दी लीडर्स ऑफ वेरियस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने वहां पे कुछ हेट स्पीच पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला है, कंसर्न सिटीजन ने बोला है एंड लेबर्ड देम एज हेट स्पीचेस। और इनके अगेंस्ट डिमांड क्या है, लीगल एक्शन, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, प्रोपेगेट किया है हेट और वायलेंस को। तो इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब इंडियन लॉ में हेट स्पीच को कैसे ट्रीट किया जाता है, सेक्शन 153 एंड 505 आईपीसी का जो होता है, इसको जनरली लिया जाता है एज अ मेन पील टू डील विथ हेट स्पीचेस। ठीक है, और एक सेक्शन 153A के बारे में हम देखते हैं। ये भी आपका इस चीज को देखता है कि दो डिफरेंट ग्रुप और रिलीजन के बीच में कोई आपका एनिमिटी को प्रमोट ना करे। सेक्शन 505 आईपीसी, ये भी आपका इट मेक्स एट एन ऑफेंस टू मेकिंग स्टेटमेंट कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ। तो कोई भी ऐसा चीज जो हमारे नेशनल यूनिटी को हैम्पर करे, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड को हैम्पर करे, वो हेट स्पीच में आता है। तो क्या हेट स्पीच के बारे में कोई प्रोविजंस है इंडियन लॉ में? जी बिल्कुल है। 153A, 505 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 153A ऑफ आपका हो गया एंड देन 505 ऑफ आईपीसी। तो ये थोड़ा हेट न्यूज के ऊपर में है। नेक्स्ट हम सेक्शन में चलते हैं योजना पीडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। पहला स्कीम जो हम देखेंगे वो है पढ़े भारत के बारे में। यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया 100 डेज ऑफ रीडिंग कैंपेन, जिसको बोलते हैं पढ़े भारत। लेट अस कल्टिवेट अ लाइफ टाइम हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, जिसको बोला गया है पढ़े भारत। नेशन वाइड इनिशिएटिव है, ठीक है, ताकि एक जॉयफुल रीडिंग एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा सके। अब थोड़ा मैं आपको पढ़े भारत स्कीम के बारे में बताती हूँ। पढ़े भारत कैंपेन विल फोकस ऑन चिल्ड्रन स्टडिंग इन बाल वाटिका टू ग्रेड 8, मतलब जो आपके प्राइमरी क्लासेस आपका क्लास 8 तक कवर होगा। रीडिंग कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जाएगा 100 डेज के लिए, दैट इज 14 वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टू 10 अप्रैल 2022।
टू, ये कैंपेन अलाइन किया गया है इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ, जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रोविजन आपने पढ़ा भी है, तो वो आपका हमारा जो लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी प्रमोट करता है जॉयफुल रीडिंग कल्चर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, अप्रोप्रिएट एज के लिए, एंड दैट टू इन लोकल मदर टंग, रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज। तो ये आपका 100 डेज का एक इनिशिएटिव होने वाला है मदर टंग में, ठीक है। दिस डे विल बी सेलिब्रेटेड विद द एक्टिविटी ऑफ कहानी पढ़ो अपनी भाषा में, मतलब रीडिंग द स्टोरी, ये करके ये हमारा पढ़े भारत यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है 100 डेज के लिए। इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल एंड important initiative for our country, because अभी कोविड के वजह से it's like students are when the children were not going to school, तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, because it is said that today's children are the future of tomorrow, ठीक है। तो इसको देखते हुए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा क्या मदर टंग लैंग्वेज को प्रमोट करता है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से इनलाइन करके आपका पढ़े भारत लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन में चलते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन 2 प्लांट स्पीशीज डिस्कवर हुई है केरला से, और ये केरला से पोनमुड़ी हिल्स जो त्रिवंतनापुरम में पोनमुड़ी हिल्स, तो ये हिल्स आपकी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम, यहाँ से आपकी डिस्कवर हुई है। इसका बस आप नाम ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं फ्रिम्ब्राइलिस सुनीली एन्योटोनिस प्रभुई, ठीक है, ये 2 है, तो ये आपकी प्लांट स्पीशीज है। दोनों का डेटा डेफिशिएंट है, लेकिन ये आपकी डिस्कवर की गई है चेम्ब्रा पीक। दिस वाज वन पीक इन चेम्ब्रा पीक, इट इज़ इन वायनाड, यहाँ पे ये चेम्ब्रा पीक से डिस्कवर की गई है। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा आपको कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा इंडियन पैंगोलिन के बारे में। कुछ दिन पहले हमने देखा था ओडिशा ने रेडियो टैग किया है इंडियन पैंगोलिन को, उसी रेडियो टैग को आपका यूज़ करते हुए रेस्क्यू किया गया है इंडियन पैंगोलिन को। अब पैंगोलिन के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो टोटल वर्ल्ड में 8 स्पीशीज़ होती है पैंगोलिन का, जिसमें 2 इंडियन पैंगोलिन एंड चाइनीज़ पैंगोलिन, ये दोनों इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। इंडियन पैंगोलिन अगर ये देखा जाए आपका, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में देखा जाएगा। चाइनीज पैंगोलिन हिमालयन फुटहिल, ईस्टर्न नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश एंड सदर्न चाइना में पाया जाती है। इनका आईयूसीएन स्टेटस आपको बिल्कुल ध्यान देना, चाइनीज पैंगोलिन सी फॉर चाइनीज, सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंड इंडियन पैंगोलिन आईयूसीएन रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। इसका थ्रेट यही होता है कि लोग इसको हंट करते हैं, पोच करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो ये शेल आपको दिख रहे हैं ना, इनका शेल आपका ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ करते हैं, या फिर इनकी मीट को कंज्यूम किया जाता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, पर्टिकुलरली इन चाइना एंड वियतनाम जैसे कंट्रीज़ में, तो ये थ्रेट है, ठीक है। ये दोनों स्पीशीज लिस्टेड है इन शेड्यूल 1 एंड पार्ट 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसी रेडियो टैग को जो कुछ दिन पहले आपका पैंगोलिन्स के ऊपर लगाया गया था, इस रेडियो टैग को यूज करते हुए इन पैंगोलिन्स को ट्रेड किया जा रहा था, तो उससे उनको रेस्क्यू किया गया है। तो ये न्यूज इस चीज के बारे में थी। नेक्स्ट न्यूज हम हिस्ट्री के सेक्शन में जाते हैं, ठीक है। ये न्यूज हमारा भीमा कोरेगांव रिफ्लेक्ट्स के बारे में है। देखो, एक बैटल हुआ था भीमा कोरेगांव में बिटवीन द पेशवा फोर्सेस एंड द ब्रिटिश, ठीक है। जो ब्रिटिश आर्मी थी ना दोस्तों, ये जनरली दलित सोल्जर्स थे, और ये किससे फाइट किए थे? पेशवा आर्मी। एंड पेशवा आर्मी कौन थी? अपर कास्ट डोमिनेटेड पेशवा आर्मी थी, ठीक है। तो ये बैटल को जनरली आपका इट इज़ नॉट टेकन एज अ बैटल बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द पेशवा आर्मी, बट इट इज़ टेकन एज अ बैटल बिटवीन दलित सोल्जर्स एंड अपर कास्ट, ठीक है। पेशवा बाजीराव टू, इन्होंने इंसल्ट किया था महार कम्युनिटी को, और उन्होंने टर्मिनेट कर दिया था इन लोगों को फ्रॉम द सर्विस ऑफ हिज आर्मी। इसके बाद क्या हुआ? दिस कॉज्ड देम कौन? ये जो दलित सोल्जर्स थे, ये लोग आपके साइड हो गए इंग्लिश के, ठीक है, एंड ये फाइट कर दिए आपके पेशवा आर्मी के अगेंस्ट। उसके बाद क्या हुआ? ये फाइट हुआ, इस फाइट में पेशवा की डिफीट हो गई, एंड द आर्मी वाज कंसिडर्ड टू बी विक्ट्री अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन, ठीक है। वन ऑफ द लास्ट बैटल्स था ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का, जहाँ पे पेशवा का डोमिनेशन एंड हो गया था। बाबा साहब अम्बेडकर जो है he visited that site on January 1, 1927, revitalized the memory of the battle of the Dalit community, making it rallying point and ascension of pride। और ये भीमा कोरेगांव का जो बैटल हुआ था ये 1818 में हुआ था, और बाबा साहब अम्बेडकर कब गए थे? आपके 1927 में गए थे। ये आपका एक जय स्तंभ, विक्ट्री स्तंभ यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर विजिटेड दिस प्लेस। मिसलिनियस एंड लास्ट टॉपिक में हम देखते हैं ये हमारा साहित्य अकादमी अवार्ड्स के बारे में।
साहित्य अकादमी अवार्ड्स अनाउंस्ड इन 20 लैंग्वेजेस। इसका अवार्ड गुजराती, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू लैंग्वेज विल बी अनाउंस्ड लेटर। कौन कौन सा? गुजराती, मैथिली, मणिपुरी एंड उर्दू। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये एक लिटरेरी ऑनर होता है, एनुअली दिया जाता है राइटर्स को, ठीक है, जिनका बहुत आउटस्टैंडिंग बुक हुआ है, मतलब लिटरेरी फील्ड में, मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में। 22 जो हमारा स्केड्यूल्ड इन्यूमरेटेड लैंग्वेजेस हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हटा करके आपका इंग्लिश एंड राजस्थानी, दो याद रखेंगे आप, इंग्लिश एंड राजस्थानी, इनको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद इसमें अवार्ड में एक कैस्केट दिया जाता है, जिसमें कॉपर प्लेट, शॉल और लगभग आपका 1 लाख रुपए का 1 लाख अमाउंट भी दिया जाता है। साहित्य अकादमी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के जैसा फंक्शन करती है। ये रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो 22 लैंग्वेजेस प्लस 2 अदर लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश प्लस राजस्थानी, ये 2 लैंग्वेजेस को आप ध्यान देंगे, ये टोटल 24 लैंग्वेजेस को कंसिडर करती है। और ये आपकी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है। ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन के जैसे काम करती है। और इसमें एक कॉपर प्लेट, शॉल और एक अमाउंट दिया जाता है, दैट इज 1 लाख रुपीज। तो चलो हमारा डिस्कशन खत्म हो गया। आप ट्रू फॉल्स में देखते हैं कि आपको कितनी सारी चीज़ें याद हैं। वीडियो को पॉज करें, आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अ यूजुअल रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ NPR इज अ पर्सन हु हैज रिसाइडेड इन अ प्लेस फॉर 6 years और मोर and intends to reside there for 6 years or more। लद्दाख का चिसुल में देमचौक जब ये उंगलिंग पास को क्रॉस करता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पार्ट है। आयुसिन स्टेटस इंडियन पैंगोलिन का क्रिटिकली इंजर्ड है। चकमास हिंदूज है, हेजोंग्स बुद्धिज है। इलेक्ट्रॉल ब्रॉन्ड्स हैव द शेल्फ लाइफ of only 1 month। भीमा कोरेगांव battle was a part of third Anglo-Maratha war which ended the Peshwa domination। अब मैं आपसे आंसर शेयर करती हूँ। देखो ये 2 आंसर तो ठीक है, यहाँ पे 6 years लिखा हुआ, बट इट इज 6 months। इंडियन पैंगोलिन इज endangered एंड चाइनीज पैंगोलिन इज क्रिटिकली endangered। चकमास मैंने आपको बताया था बुद्धिस्ट एंड हेजोंग्स हिंदूज है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स का जो शेल्फ लाइफ है वो 15 days का होता है एंड द लास्ट आंसर इज ट्रू। तो आई होप सो दोस्तों यू हैव एंजॉयड द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। एंड प्लीज मेक श्योर टू शेयर द चैनल, शेयर करो कंटेंट को। हम बहुत मुश्किल से रोज़ आपके लिए कंटेंट बना करके लाते हैं, तो इफ़ यू वुड शेयर दिस इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस एज वेल। सो थैंक यू दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।